हेलो टू एवरीवन हु इज वाचिंग। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार और होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें वी विल बी टुडे स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें कि हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एंड लास्ट टाइम हमारा एल्वेलाई के बारे कुछ स्ट्रक्चर जो रह गया था उसको को भी कवर करेंगे। So let us get started and be motivated. Motivated से याद देखिए, आज के आपके लिए मैं कोट लेके आया हूँ। क्या है? मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। तो इसीलिए चीज को स्टार्ट करना है तो मोटिवेटेड रहिए एंड हैबिट में उस चीज को ले आइए और लगातार करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलो इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम लोगों ने देखा है। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सभी लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, है ना, कि ब्रीदिंग क्या है? इट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिफ्यूजन होता है गैसेस का एल्वेओलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, जबकि जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का टू द टिश्यूज, और टिश्यूज में पहुंच के वहां पर भी फिर डिफ्यूजन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर वहां पे सेल्स के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन जो भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज है ना, अमाइनो एसिड, फैट, जो भी है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, we also have studied about the structure of our respiratory tract. upper respiratory tract जिसमें कि nose, pharynx, larynx आते हैं। lower respiratory tract जिसमें कि trachea, primary bronchi and both of our lungs, left lung and right lung। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि alveoli is the unit of lungs, और alveoli के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव स्टडीड कि ये जो हमारा पूरा पाथवे है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक कंडक्टिंग पाथवे और एक एक्सचेंज पाथवे है। कंडक्टिंग पाथवे मतलब क्या? वो क्या कंडक्ट कर रहा है? एयर कंडक्ट कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन रिच या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच, तो ये दोनों को कंडक्ट कर रहा है। वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा? वो नोस्ट्रिल से हमारा स्टार्ट होगा और इट विल कंटिन्यू टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर है जो कि एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलर सैक्स, उसमें वो एक्सचेंज हमारा गैसेस को होगा, इसीलिए उसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है अबाउट दीज टू थिंग्स। ठीक है, नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे एंड हुआ। एनसीईआरटी में टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, बट इसके बाद भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होता है जो फर्दर डिवाइड होता है एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलर सैक्स में। बट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, जो कि दिया हुआ है टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड होता है शुरुआत कहाँ से? एक्सटर्नल नेयर्स से। ठीक है, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलर सैक, दे फॉर्म द एक्सचेंज पार्ट। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग कुछ डिटेल एल्वेओलाई के बारे में। सबसे पहले तो एल्वेओलाई जो वर्ड है वो प्लूरल है ना, जो पूरा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है उसको क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई। और उसका सिंगुलर क्या हो गया? एल्वेओलस, है ना। सिंगल जो यूनिट ऑफ लंग जो है, सिंगल को क्या बोलते हैं? एल्वेओलस। पाउच शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एल्वेओलर सैक भाई क्या होता है? टू और मोर एल्वेओलस, अगर उसको ले लिया जाए, दे शेयर ए कॉमन ओपनिंग, उसको क्या बोलते हैं? एल्वेओलर सैक। एट्रियम क्या है? एट्रियम वर्ड, एट्रियम क्या? इट इज द स्पेस एट द एंट्रेंस फ्रॉम द एल्वेओलर डक्ट टू द एल्वेओलर सैक। एल्वेओलर डक्ट और एल्वेओलर सैक के बीच में जो स्पेस है, इस डायग्राम में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, एट्रियम मेंशन्ड है, जो कि एल्वेओलाई ये वहां पे प्रेजेंट है, एल्वेओलाई, और जो एल्वेओलर डक्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्रोंक्यूल आया, ब्रोंक्यूल डिवाइड हुआ एल्वेओलर डक्ट में, वो फर्दर डिवाइड हुआ एल्वेओलाई में। तो डक्ट और एल्वेओलर सैक, है ना, सैक्स बोलिए दो एल्वेओलाई को, तो एल्वेओलर सैक और एल्वेओलर डक्ट के बीच में जो स्पेस हुआ उसको क्या बोलते हैं?
atrium. Got it? Then comes the cells of alveoli. This is very 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 important और ये एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, सेल्स क्या है? दो टाइप्स के सेल्स है. एल्वेलर जो एपिथेलियम होता है ना, एपिथेलियम जो एल्वेलर जो अंदर का जो हम लोग एल्वेलस बना है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली में किसके लाइंड है? एपिथेलियम से. तो उसके एपिथेलियम के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं. एक को बोलते हैं टाइप 1 एल्वेलर सेल और दूसरे को बोलते हैं टाइप 2 एल्वेलर सेल. टाइप 1 एल्वेलर सेल क्या है? उसको दोनों को न्यूमोसाइट्स भी बोलते हैं, बट मेनली न्यूमोसाइट्स रेफर टू जो कि ज्यादा गैसेस एक्सचेंज का साइट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि टाइप 1 है, तो इसको ये न्यूमोसाइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, दे आर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स और ये मोर इन नंबर होगा. 95% यही कंट्रीब्यूशन है इफ यू टॉक अबाउट द टोटल नंबर्स ऑफ द एल्वेलर सेल्स. ओके, तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं जो टाइप 1 है लाइट ब्लू कलर्ड का बना हुआ है, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टाइप 1 न्यूमोसाइट, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है. ऐसा ऐसा फ्लैट स्क्वैमस, फ्लैट सेल होता है, तो ये ऐसा स्क्वैमस एपिथेलियम है. इन्हीं सेल्स के बीच में कुछ कुछ ऐसे सेल्स है ना जो राउंड या फिर क्यूबॉइडल सेल्स शेप्स है, वो क्या है? जो कि कम होते हैं. ये ज्यादा है, फ्लैट वाले ज्यादा है, टाइप 1 ज्यादा है, और कुछ कम संख्या में उसको क्या बोलते हैं? टाइप 2 एल्वेलर सेल्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेप्टल सेल्स. ठीक है, तो इसको कम होते हैं, 5% इन नंबर. एंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जो याद रखना है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या है? सरफेस जो होता है वो लाइन होता है एक फ्लूइड से, उसको एल्वेलर फ्लूइड बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्फेक्टेंट. ठीक है, किस चीज का? इसका कंपोजिशन की अगर बात करें इस फ्लूइड का, किसका बना होता है? कल हमने देखा भी था, लेसिथिन है ना, लेसिथिन और लाइपोप्रोटीन्स. लेसिथिन इज अबाउट किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का. ठीक है, उसका केमिकल कंपोजिशन उसका नाम है, अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, क्या है? डाई पाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है. डाई पाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, तो ये लेसिथिन है जो कि एक फॉस्फोलिपिड है. जो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? जो कि लिपिड है, उसके अंदर जो फॉस्फो मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड. और लाइपोप्रोटीन्स का है, प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड का चेन का स्ट्रक्चर है, उसमें लिपिड कंटेंट कुछ आ गया तो लाइपोप्रोटीन्स. तो किसका बना हुआ है? लेसिथिन और लाइपोप्रोटीन का. इसका फंक्शन क्या है भाई बताइए? ना इतना जो पढ़ रहे हैं, टाइप 2 एल्वेलर सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करता है जो इसके एल्वेलाई जो ऐसा बना हुआ है उसके वॉल्स को ऐसा यहाँ पे ऐसा मॉइस्ट रखता है. ये जो समझिए ये ऐसा मॉइस्ट रखेगा इसका, ताकि ये सरफेस टेंशन इसका लोअर कर देता है और ये कोलैप्स नहीं कर पाए, जैसे कि एल्वेलाई कोलैप्स नहीं हो. जैसे कि आप लोग देखे होंगे दो स्लाइड्स वगैरह होता है, उसको अगर पानी डाल देंगे है ना, कैपिलरी एक्शन है ना, ये सरफेस टेंशन उसका बढ़ जाता है, चिपक जाते एक दूसरे से है ना. तो यहाँ पे चिपचिपा है ना, लिपिड वगैरह का बना है तो ना ऑयल लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें चिपचिपाहट कम होता है उसमें, तो वो मॉइस्ट भी रखता है और एक दूसरे से वो चिपकते भी नहीं है. ठीक है, याद रखना है फंक्शन क्या है? इट कीप्स द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई मॉइस्ट एंड इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन सो एल्वेलाई डोंट कोलैप्स. तो याद हो गया सेल्स क्या क्या है? टाइप 1 एंड टाइप 2. ठीक है, टाइप 1 क्या है? 95% सबसे ज्यादा है और ये दे आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज. टाइप 2 क्या है? लेसिथिन रिलीज करता है, लेसिथिन एंड लाइपोप्रोटीन फ्लूइड, एल्वेलर फ्लूइड, जो कि सर्फेक्टेंट है और ये 5% के होते हैं इन नंबर. देन टॉकिंग अबाउट इसके अलावा जो ये दो सेल है ना, एपिथेलियल लाइनिंग है, इसके अलावा इसमें अलावा दो सेल और है जिसको बोलते हैं एल्वेलर मैक्रोफेजेस है ना. टाइप 1 और टाइप 2 तो हो गया, इसके अलावा एल्वेलर माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं, PAM शॉर्ट में बोलते हैं. फेमस नाम क्या है? डस्ट है ना, डस्ट सेल. इसको क्या बोलते हैं? डस्ट सेल. याद रखिएगा डस्ट सेल क्या है? मैक्रोफेज. मैक्रोफेज का क्या काम है? कोई भी चीज को खा लेना यानी फैगोसाइटोस करना. तो कोई भी चीज आए जैसे डस्ट पार्टिकल या अदर डेब्रिस तो उसको खा जाएगा फेगोसाइटोसिस से. PAM का क्या फुल फॉर्म है? पल्मोनरी एल्वेलर माइक्रोफेजेस. बस कुछ नहीं है, पल्मोनरी लगा दीजिए. एल्वेलर माइक्रोफेजेस क्या है? पल्मोनरी. लंग से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है तो कौन सा टर्म यूज होता है बच्चों लोग बताइए? पल्मोनरी है ना. कुछ कुछ ये तो याद होना चाहिए. लीवर से क्या? लीवर से बताइए,
चलो ऐसे ही बातें कर लेते हैं, है ना। लिवर के लिए क्या होता है? हेपेटिक वर्ड यूज होता है ना। स्टमक के लिए क्या वर्ड यूज होगा? गैस्ट्रिक, ठीक है। नर्व से रिलेटेड न्यूरल, है ना। तो ये सब चीजें कुछ कुछ टर्म्स तो बायोलॉजी में फिक्स है। तो एल्वियोलर, pulmonary alveolar macrophages, they are also called as dust cells, they are the macrophages of lungs, ठीक है। उनका काम क्या है? डस्ट पार्टिकल और डेब्रिस को खा लेना। ये देखिए बड़ा सा येलो कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? एल्वियोलर मैक्रोफेज। और फिर ये क्या दिख रहा है? टाइप 2 एल्वियोलर, एंड इसके अंदर टाइप 2 एल्वियोलर जो सरफेस सर्फेक्टेंट रिलीज कर रहा है, ब्लू कलर का जो लाइनिंग मार्क्ड है वो क्या है? सर्फेक्टेंट। और बीच वाला ये क्या है? ये एल्वियोलस है। और लाइट पिंक कलर में जो दिख रहा है, और ये इसका सेल जो दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक सेल है, वो क्या है? टाइप 1 एल्वियोलर सेल। और ये ब्लू कलर में जो सेल दिख रहा है वो टाइप 2 एल्वियोलर सेल है, जिसमें कि माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। ग्रैनुलर सेल होता है, उनको ग्रैनुलर भी बोलते हैं। बहुत सारा सिक्रीट करने के लिए, क्या सिक्रीट करने के लिए भाई? लेसिथिन एंड लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम, जिसके अंदर 3 टाइप के सेल्स हैं। एक तो टाइप 1 है, टाइप 2 है, और एक मैक्रोफेजेस। चलिए बात करते हैं अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है ना। जो भी एक्सचेंज सरफेस होता है वो बहुत थिन होना चाहिए, ताकि वो इजीली डिफ्यूजन कर सके रैपिडली, है ना। हमारे ह्यूमंस में 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। और अगर लंग की बात करें तो रेस्पिरेटरी में ना सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो। तो इसी के वजह से, इसके कारण ही लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। अप्रॉक्सीमेटली एक लंग में 300 मिलियन एल्वियोलाई, और अगर दोनों को बात करें तो अबाउट 600 to 800 मिलियन एल्वियोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लंग की सरफेस एरिया की बात करें, एक का अगर अप्रॉक्सीमेटली 70 मीटर स्क्वायर होता है। अप्रॉक्सीमेटली ना 150 बोला दिया जाता है, 150 मीटर स्क्वायर कवर करता है सरफेस एरिया। इट प्रोवाइड्स दैट सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्या लेयर्स हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? मतलब कि जो एल्वियोलाई है किससे चिपका हुआ है ना, किसके बगल में होगा वो? देखिए हम लोग डायग्राम में कैपिलरी से, कैपिलरी वहां पे प्रेजेंट होता है। तो एक तो एल्वियोलर एपिथेलियम होगा और एक कैपिलरी का एपिथेलियम होगा। कैपिलरी का एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम के नीचे उसके किस पे होता है? सारा एपिथेलियम किसके लाइंड होता है? किसके ऊपर वो होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसीलिए नाम ही होता है बेसमेंट, मतलब कि बेसमेंट में रहता है। किसके बेसमेंट में रहता है? एपिथेलियम में, ठीक है। एपिथेलियम को हिंदी में उपकला भी इसलिए बोलते हैं। उपकला मतलब कि ऊपर रहने वाला। किसके ऊपर रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। इसीलिए याद रखिएगा, एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दोनों एपिथेलियम अगर इधर और इधर अगर प्रेजेंट है, तो दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन एक दूसरे से टच हो जाएगा, ठीक है। और उनके बीच में एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ये वाला एरिया क्या है? एल्वियोलस है ना। लंग वाला एरिया को डिनोट कर रहा है ना, एल्वियोलाई। ए से मैंने डिनोट किया एल्वियोलाई। और ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया कैपिलरी है ना। कैपिलरी एरिया है, तो कैपिलरी है। ये देखिए एल्वियोलस है और ये क्या है? कैपिलरी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है? एल्वियोलर एपिथेलियम है सबसे पहला, है ना इसका। और ऑफ कोर्स ये सर्फेक्टेंट लेयर से तो कवर्ड होगा ही। तो दिस इज द एल्वियोलर एपिथेलियम। और फिर इधर कैपिलरी का क्या हो जाएगा? कैपिलरी एंडोथेलियम। ये दोनों दिखा। फिर एल्वियोलर एपिथेलियम के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको क्या बोल दिया? यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वियोलर एपिथेलियम के नीचे। फिर उसके बाद क्या है? कैपिलरी एंडोथेलियम। इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गया? कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दोनों का मेम्ब्रेन हो गया, है ना। कभी कभी ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। और कभी कभी नहीं फ्यूज रहते, तो उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल लेयर का स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या हो गया? एल्वियोलर एपिथेलियम, फिर उसके बाद उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर कैपिलरी एंडोथेलियम। और उसके बाद कैपिलरी के अंदर जो ब्लड तो प्रेजेंट होता है, आरबीसीज वगैरह मोस्टली, है ना। प्लाज्मा और आरबीसीज प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें से डब्ल्यूबीसी तो आ ही नहीं पाएगा। इतना पतला होता है कि आरबीसी बेचारा स्क्यूज करके आ पाता है, हमने पढ़ा है
है ना, दे कैसे वो अपना सेल को स्क्वीज करते हुए एकदम पतला, है ना, दुबला अपना चिपका लेता है अपने आप को ना, शेप चेंज करके ना उसके एंडोस्केलेटन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो शेप चेंज करके आता है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे क्या होगा इसके अंदर, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और ये फिर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जो उठा के लाया था पूरे बॉडी से, लो बोले लो लो दो, दे देगा वापस एल्वेलस को, और फिर उससे बोलेगा, एल्वेलस से छीन लेगा, बोले अच्छा चीज ले लेगा, क्या अच्छा चीज लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये इसका फंक्शन है, जो कि हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाले डायग्राम में आप एनिमेशन में आप लोग अच्छे से इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्या है ये, जैसे ये कैपिलरी दिख रहा है जिसके अंदर से आरबीसीज जा रहे हैं, दिस इज आरबीसी, ये आरबीसीज जा रहे हैं कैपिलरी में, और ये एल्वियोलस है, ये वाला क्या है, एल्वियोलस है, जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैकिश कलर में, हल्का ब्लूइश कलर में, उसको छोड़ दे रहा है आरबीसीज, और वो मूव करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। हमेशा ब्लड फ्लो होते रहता है कैपिलरी में, ये याद रखना है ना। तो आरबीसीज एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो मूव करते रहता है, हमेशा हमेशा कंटिन्यूस फ्लो में रहता है, लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देगा, चलते जाएगा ऐसे ही। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास इन डिटेल। ओके, कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है अबाउट एल्वियोलाई। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या कवर करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहला ये बहुत जानना जरूरी होता है कि जो हमारा लंग्स है ये ऐसे एनाटॉमिकली बिल्ड होता है ताकि हमारा जो थोरेसिक कैविटी के अंदर ये लोकेटेड होता है, तो अगर थोरेसिक चेम्बर उसको बोलते हैं, चेम्बर का साइज अगर इंक्रीज होगा तो लंग्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये जो आप ब्लूइश कलर में जो पेंटेड है, ये दिस इज द बॉडी वॉल। ये क्या है, बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल हमारा जो बॉर्डर है बॉडी का, बॉडी वॉल, उसके अंदर ही हमारा मसल और बोन्स लोकेटेड होता है। तो ये रिब्स को मैंने डिनोट किया है ब्लैक कलर में, ये क्या है, दीज आर रिब्स, ये रिब्स है, एक बॉडी वॉल में लोकेटेड है। और फिर इसके अंदर आ जाएंगे तो हम लोग के पास क्या है, लंग्स है ना। पिंक कलर में जो डिनोट किया हुआ वो क्या है, लंग्स है। और उसके पिंक कलर के बॉर्डर जो दिख रहा है ब्लू में जो डिसऑर्गेनाइज्ड है हल्का तरीके से, तो उसका कवरिंग हो गया। हमने प्ल्यूरा पढ़ा है, कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड एज प्ल्यूरा। तो जो विसरा है, लंग इज ए विसरा, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, तो विसरा को जो कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, विसरल प्ल्यूरा। तो ये ब्लूइश से जो बॉर्डर दिखा हुआ वो क्या है, विसरल प्ल्यूरा, ये वाला विसरल प्ल्यूरा है। ठीक है, इसके बाद जो आपको दूसरा जो दिख रहा है बाहर की तरफ, वो क्या है, पैराइटल प्यूरा। ये क्या है, पैराइटल प्यूरा, जो कि पैराइटल प्यूरा मतलब पैराइटल मतलब कि जो बॉडी वॉल को लाइन किया रहता है उसको पैराइटल बोलते हैं, पैराइटल वर्ड उसके लिए है। तो उसके लाइनिंग करता है तो वो पैराइटल हो गया। और इन दोनों के बीच में प्यूरल फ्लूइड है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा चौड़ा बन गया है, बट सिमेटिक डायग्राम है, अंडरस्टूड, समझ जाइए। तो ये जो ब्लूइश डॉट 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 बना हुआ है वो क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। दिस आर ऑल प्लूरल फ्लूइड, ये सब प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, इररेगुलर जो ब्लूइश बॉर्डर में बना हुआ है, अंदर जो अटैच्ड है एकदम लंग से, वो क्या है, विसरल प्लूरा, और बाहर जो बॉडी वॉल के पास है वो क्या है, पैराइटल प्लूरा। तो इस तरह ये पूरा एक थोरेसिक चेम्बर है, पूरा थोरेसिक को क्या बोलते हैं, थोरेसिक चेम्बर, थोरेसिक कैविटी हो गया ये। ठीक है, और ये नीचे भी डिनोट किया हुआ है ना। अगर रिब्स की बात करें तो आगे की तरफ यानी कि वेंट्रल, वेंट्रल में किससे अटैच होता है, रिब्स, स्टर्नम से। और पीछे में किससे अटैच होता है, पीठ की तरफ किससे अटैच होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये वर्टिब्रल कॉलम पीछे और फिर स्टर्नम से आगे अटैच्ड होता है। तो जैसे भी हम लोग तो इस पूरा अटैच्ड है, कोई भी चीज देखे चिपका हुआ है, तो अगर थोड़ा रिब्स और ये स्टर्नम इन लोगों के कारण है ना, अगर इसका साइज इंक्रीज हुआ तो लंग्स का भी साइज इंक्रीज होगा। सिमिलरली उसी तरह ये अटैच नीचे भी डायफ्राम अटैच्ड होता है ना। डायफ्राम जो कि स्केलेटल मसल होता है ना, वॉलंटरी मसल होता है हमारे
कंट्रोल में होता है, क्योंकि हम लोग कुछ देर तक सांस को रोक भी सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट है ना, 1-1.5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं ना। बट अगर कुछ वेरियस टाइप के एक्सरसाइज है ना, योगा एंड ऑल, वो सब कुछ किए तो और डेवलप हो जाता है रोकने का शक्ति, तो इसीलिए हमारे कंट्रोल में होता है वॉलंटरी, बट कुछ ही समय तक हम लोग उसको रोक सकते हैं। इसके अंदर अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रिएटेड मसल होता है, तो ये स्केलेटल मसल में आता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम, तो डायफ्राम भी अगर नीचे जाता है ना, तो और ये इसका तो जो टोटल जो इसको एक्सप्लेनेशन जो मैकेनिज्म का किया जाता है, ये डायग्राम बस इसलिए आप ये समझ जाइए कि अगर थोरैसिक चेम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट मसल्स लोकेटेड होते हैं, वो आपको याद रखना है। एक तो क्या होता है डायफ्राम जो नीचे की तरफ है, और दूसरा क्या होता है इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, रिब्स से अटैच्ड है, ठीक है। रिब्स को बाहर की तरफ से ना, बाहरी सतह की तरफ से रहेगा तो उसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल बोलते हैं। कॉस्टल वर्ड रिब्स के लिए होता है, तो इंटरकॉस्टल मतलब 2 रिब्स के बीच में, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, तो बाहरी सतह पे जो अटैच कर रहा है दोनों रिब्स को, उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और जो अंदर की तरफ होगा अटैच कर रहा है रिब्स को, उसको क्या बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। कॉस्टल वर्ड रिब्स के लिए होता है, ये याद रखिएगा। और डायफ्राम क्या है, जो हमारे पूरे बॉडी कैविटी को, थोरैसिक बॉडी कैविटी और एब्डोमिनल बॉडी कैविटी को डिवाइड करता है, वो क्या होता है स्केलेटल मसल, उसको क्या बोलते हैं, उस पार्टीशन को क्या बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम को फ्रेनिक मसल भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, ओके। चलिए, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो इन्हीं का कुछ खेला है, जो कि मैकेनिज्म एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और उसका उल्टा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले समझने के लिए पहले ये जान जाइए कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीग्राम पर एचजी, और अंदर भी 760, एकदम जब कुछ नहीं है ना, नॉर्मल, पूरा नॉर्मल है, मतलब अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो बाहर का एटमॉस्फेयर और लंग्स के अंदर का जो है वो एयर का जो प्रेशर दोनों का बराबर है, ठीक है। अंदर का प्रेशर को क्या बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, है ना, और प्लूरल के बीच में क्या बोलेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो जनरली जो भी प्रेशर दोनों का बराबर है, और फिर उसके बाद क्या माना जाता है कि वॉल्यूम कैसे हम लोगों को इंक्रीज करना है ताकि बाहर का हवा अंदर ले सके, ताकि इनहेलेशन कर सके। तो ये कैसे होगा बताइए। सबसे पहले तो क्या जरूरी है, थोरैसिक चेम्बर का वॉल्यूम को बढ़ाना। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 2 मसल्स जो मैंने बताया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कौन इनिशिएट करता है, डायफ्राम। डायफ्राम जनरली डोम शेप का मैंने जो बताया था वो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद वो एकदम फ्लैटन हो जाता है, तो उसके कारण जो चेम्बर का होता है वो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ऊपर जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी बाहर की तरफ बढ़ा देता है वॉल्यूम, वो भी यानी कि रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाएंगे, और लंग्स से भी नीचे, तो ये पूरा फुल बॉडी फूल जाएगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा, अंदर प्रेशर घट जाएगा, तो बस यही तो करना था। और फिर हम लोग जैसे कि जानते हैं डिफ्यूजन कहाँ से होगा, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो हमारे अंदर क्या है, लोअर प्रेशर घट गया, बाहर क्या हवा में क्या ज्यादा प्रेशर है 760 है, हमारा घट गया अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 mm घट जाता है, यानी कि 758 के आसपास हो गया, तो घट गया, तो बाहर से ऑटोमेटिक हवा अंदर आने लगेगा एकदम। तो उसमें क्या हो गया, सांस लेना, सांस अंदर लेना, यानी कि इंस्पिरेशन, ठीक है, या इनहेलेशन। तो ब्रीदिंग इन को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। तो सांस अंदर आ गया, तो नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो गया हमारे लंग्स में, है ना, बाहर के कंपैरिजन में नेगेटिव प्रेशर है, प्रेशर कम है, तो क्या बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो गया। तो इसीलिए ये हेल्प करेगा फिर सांस लेने में। तो यही इनहेलेशन है, बस इतना ही सा फंडा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये दोनों मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, है ना, तो डायफ्राम वापस से ऊपर ओरिजिनल अपने डोम शेप पोजीशन में आ जाएगा, और वापस से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी रिलैक्स कर जाएगा, तो रिब्स और स्टर्नम भी अपने पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये पैसिव प्रोसेस है, तो इसके अंदर नॉर्मल रिलैक्सेशन हो जाएगा, है ना, लंग, और ये वापस हवा चला जाएगा। जैसे छोटा हुआ वॉल्यूम तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया,
प्रेशर बढ़ गया तो हवा कहाँ से जाएगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर से हवा बाहर चला गया, तो ये क्या हो गया, एक्सहेलेशन, यानी सांस बाहर छोड़ दिए। बस यही है, यानी कि इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है जिसमें कि मसल्स का रिलैक्स होना है, अपने पोजीशन में वापस आ गया तो बाहर सांस निकल गया। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दिस इज द अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग की अगर बात करें तो। होप आप सब समझ गए होंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसको कि हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और इसके अंदर याद रखना है क्या कि कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा डायफ्राम से, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिब्स भी बाहर की तरफ, मसल्स जो होंगे ना इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आउटवर्डली मूव करेंगे और डायफ्राम नीचे की तरफ, जिसके कारण कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर घट जाएगा। नीचे कम प्रेशर, ऊपर बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर, तो बाहर कहाँ से आए, हवा कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर, तो बस सांस अंदर, इसीलिए हवा बाहर से अंदर आएगा तो सांस हम लोग अंदर लेंगे, तो ये इनहेलेशन होगा। सेम चीज़ उसका अपोजिट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा मसल सारे, है ना, तो वो एक्सहेलेशन हो जाएगा। तो यही है ना, याद रखना है। टू मसल्स मेनली, मसल्स एक्टिवली कौन कौन इन्वॉल्व है नॉर्मल इंस्पिरेशन में, ये देखना है। ब्लू से हाईलाइटेड है, देखिए इसमें सबसे पहले इनिशिएट होगा, देखिए डायफ्राम पहले इट विल मूव इंफीरियरली, यानी कि नीचे की तरफ मूव करेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और जनरली 1 सेंटीमीटर डिसेंड करता है इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। पोस्टीरियर नीचे की तरफ हो गया, एंटीरियर ऊपर की तरफ हो गया। जैसे कि माउथ है, नोस्ट्रिल हमारा एंटीरियर एंड हो गया, और डायफ्राम है ना पोस्टीरियर टुवर्ड्स लेग्स की तरफ क्या हो गया, पोस्टीरियर एंड, तो इसीलिए नीचे की तरफ आएगा तो डिसेंड 1 सेंटीमीटर बिलो। फिर उसी तरह एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण कि रिब्स और स्टर्नम एलिवेटेड होंगे बाहर की तरफ, तो दिस विल बी इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डॉर्सोवेंट्रल मतलब क्या हुआ, आगे से पीछे की तरफ, तो उसमें इंक्रीज होगा, और ऑल्सो इन द लैटरल एक्सिस, लैटरल भी होगा। ये वाला डायग्राम जो साइड में देख रहे हैं ये वाला डिनोट कर रहा है लैटरल एक्सिस में भी इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है, और जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है उसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और नीचे ये देख रहे हैं एंटेरो पोस्टीरियर में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो चारों दिशा में वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है थोरैसिक चेंबर का, जिसके कारण लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण प्रेशर घट रहा है, और फिर प्रेशर हायर से लोअर में ट्रेवल करेगा, जिससे कि इंस्पिरेशन होगा। यही इसका बेसिक फंडा है। और इनहेलेशन में याद रखना है कितना नॉर्मली इनहेल करते हैं, 500 ml ऑफ एयर। नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन 500 ml होता है, जिसको कि टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। और से ये जो इनहेलेशन है 500 ml, इसका 75% किसके कारण होता है, डायफ्राम के कारण, और 25% एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कारण। नेक्स्ट कम्स अबाउट द मसल्स जो कि पैसिवली इन्वॉल्व है नॉर्मल एक्सपिरेशन में। सेम मसल्स है ना, वो रिलैक्स, सेम मसल्स यानी कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगे तो जो इसके चेंबर का वॉल्यूम घटेगा, दे विल बी इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स, जिसके कारण कि इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। 1 से 2 mm ऑफ Hg बढ़ जाएगा। बाहर कितना होता है 760, तो 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 762 761 ऐसा हो जाएगा, तो इधर बढ़ जाएगा, तो अंदर अब ज़्यादा प्रेशर हो गया और बाहर कम हो गया एटमॉस्फेयर में, तो अब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, सेम है ना उसका, यानी इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। ये हो गया बात, तो याद रखना। जैसे कि इस एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं, कैसे अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर डायफ्राम कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सहेलेशन हो जा रहा है ना, नॉर्मली नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इनहेलेशन हो रहा है, और इनहेलेशन होते समय देख रहे हैं आउटवर्डली भी बाहर रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ उसका साइज बढ़ रहा है। तो ये दो मसल्स इन्वॉल्व है, याद रखिएगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हम लोग कुछ देख लेते हैं, क्या क्या भी पढ़े हम लोगों ने। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन।
ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। फिर इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसको कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर, मतलब कि प्रेशर अंदर कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, वही बोल रहा है। फिर सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस, इसका अपोजिट, ठीक है। फिर डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसको कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल बोलते हैं, है ना। जो भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं, हम लोग पहले नॉर्मल में एक्सटर्नल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर यानी कि क्या हो गया, इसका समराइज करके क्या बताया है, इसकी इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। डायफ्राम से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैसिक चेंबर बढ़ा, और contraction of external intercostal lifts a muscle and the ribs and the sternum causes an increase in volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis, ठीक है। dorsoventral में वो और laterally भी होगा, तो ये external intercostal muscle का फंक्शन के कारण वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल देयर इज इंक्रीज इन thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume, an increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, ठीक है। दैट इज इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम और देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो कुछ नहीं है ना, वॉल्यूम को बढ़ा दो, प्रेशर घट जाएगा, फिर देख लेना है किधर कम है किधर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा याद रखना हवा कहाँ से ट्रैवल करेगा, ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब क्या है, ठीक है। फिर दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग एन एक्सपल्सल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपीरेशन, ठीक है। तो सेम चीज़ है, जो बार बार वही चीज़ बताया जा रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कैसे हुआ, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, ये हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जो भी नॉर्मली याद रखना है, नॉर्मल इंस्पिरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल मसल्स और प्राइमरी मसल्स, ठीक है। और एवरेज में ह्यूमन हेल्थ ब्रेथ ब्रीदिंग रेट कितना होता है बताइए, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से मेजर किया जाता है। चलिए, ये तो नॉर्मल के बारे में पढ़ लिए, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में। अब देखिए कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन है ना, जबरदस्ती जोर से जब सांस अंदर जैसे खींचते ना, योगा होगा है ना, ऐसे लोग करते हैं ना, तो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं ना कुछ उस टाइप का, तो उससे रिलेटेड जब भी जोर से सांस लेना, जोर से सांस छोड़ना, तो इनमें कौन कौन से मसल पार्टिसिपेट करते हैं ये देखना है, ठीक है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग जो होता है मे कॉज डायफ्राम टू डिसेंड डाउन बाय इवन 10 सेंटीमीटर, जनरली अबाउट 1 से 2 सेंटीमीटर डाउन होता है, ये इसमें कितना 1 सेंटीमीटर इतना नीचे तक चला, सॉरी 10 सेंटीमीटर इतना नीचे तक जा सकता है, ताकि और वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। इस वॉल्यूम को और बढ़ाने में कौन मदद करता है, एसेसरी मसल्स। क्या मसल, एसेसरी मसल्स, जिनके की नाम अगर याद कर सकते बहुत अच्छा है ना। जो कभी स्केलिन मसल से स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और पेक्टोरालिस माइनर, स्केलिन मसल से स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड है ना, ये सब रिब केज है ना, थोरैसिक जो केज है थोड़ा उसको साइज को इंक्रीज करने में, वॉल्यूम को बढ़ाने में और हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा और खींच देते हैं, तो जाके थोरैसिक वॉल्यूम और बढ़ जाता है। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि प्रेशर और घट गया, और ज़्यादा घट जाएगा, यानी कि एकदम 100 मिलीमीटर इतना घट सकता है, तो इट कैन कम अप टू 660 मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना घट जाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर घट गया तो और तेज़ी से और ज़्यादा सांस है ना, जो और देर और ज़्यादा आएगा हवा बाहर से अंदर की तरफ। तो इस एडिशनल एयर कितना होता है, ये 2500 से 3000 ml इतना एक्स्ट्रा ले सकता है, इतना कैपेसिटी होता है, इतना हवा एक्स्ट्रा लेने का, अदर देन द टाइडल वॉल्यूम, अदर देन 500 ml के अलावा। तो इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कहा जाता है ना। रिजर्व के समय है ना, जब जरूरत पड़ा तब कर सकते हैं एडिशनल इनहेलेशन,
तो ये मसल याद रखिएगा, स्केलिन मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और पेक्टोरालिस माइनर। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मसल्स जो एक्सपीरेशन, ये तो इंस्पिरेशन का हो गया, एक्सपीरेशन में जो मदद करेगा उनके मसल्स है ना, इसमें क्या क्या है, एब्डोमिनल मसल्स। क्या है इसमें, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला नहीं होगा ना, डायफ्राम डिसेंड नहीं होगा ना, वापस से रिलैक्स पोजीशन में जाएगा, है ना, वापस से रिलैक्स पोजीशन में जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कौन कौन से मसल पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, जो कि जबरदस्ती क्या हो गया, पुल अप कर देंगे ना, डायफ्राम और थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम को और घटा देंगे, ठीक है, वॉल्यूम को घटा देंगे। यहाँ वॉल्यूम को घटाएंगे तभी ना, वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर से हवा बाहर की तरफ जाएगा, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1000 से 1100 ml कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इफ यू वांट टू रिमेंबर, तो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व, और इसमें क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटस लैम्बोरम, है ना, ये सब भी होता है। तो मेनली इसका फंक्शन क्या है, इट विल पुल द रिब्स, है ना, डाउन एंड कंप्रेस द एब्डोमिनल कंटेंट्स, दस पुशिंग द डायफ्राम अप। तो एब्डोमिनल कंटेंट्स को ये विल कंप्रेस कर देगा, तो और वे ऊपर पुशअप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एडवांस प्रेगनेंसी या फिर जो मोटे लोग हैं, हाई ओबेसिटी है, तो उसमें अब ये वाला एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं हो पाता है ना, तो ज़्यादातर मोस्टली क्या रहेगा, थोरैसिक ब्रीदिंग। चलिए फिर कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, जो क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। देखिए इन पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने 3 चीज ऐसे भी जान ही लिया है, क्या क्या है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बस नॉर्मल, कुछ नहीं है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितना सांस अंदर और बाहर ले रहे हैं वो क्या होता है, 500 ml। अगर इसको 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देना है 12 से या 16 से, तो कितना हो जाएगा, 500 गुने 12 6000, 500 गुने 16 8000। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6000 से 8000 ml पर मिनट की अगर बात करें तो 500 ml याद रहेगा, ठीक है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम में ही है इंस्पिरेटरी रिजर्व, रिजर्व मतलब जनरली नहीं करना है, तो जबरदस्ती फोर्सफुल कुछ करेंगे, इंस्पिरेटर सांस अंदर खींचते हैं ना जबरदस्ती, तो कितना एक्स्ट्रा खींच सकते हैं, एडिशनल कितना, 2500 से 3000 इतना अंदर खींच सकते हैं, 500 ml के अलावा, है ना, इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम के अलावा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। 500 ml के अलावा, उसके अलावा कितना हम लोग फोर्सफुली इससे बाहर, कितना फोर्सफुली बाहर हवा फेंक सकते हैं, कितना बाहर फेंक सकते हैं, वो है 1000 से 1100 ml। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया तीनों वॉल्यूम के अलावा, कुछ हवा वॉल्यूम में लंग्स में बचा ही रह जाता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, है ना, जबरदस्ती सांस बाहर भी छोड़ दो उसके बावजूद, क्योंकि लंग्स कोलैप्स कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो कुछ हवा तो उसमें रहना ही है ना, वो जरूरी है रहना उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1100 से 1200 ml, 1100 to 1211। तो ये 4 वॉल्यूम आप लोग को याद रखना है, इसी से फंक्शनल कैपेसिटीज भी हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि इसीलिए मैंने आपके लिए बना के रखा है, क्या है 4 वॉल्यूम, क्या क्या है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये चारों वॉल्यूम है, ठीक है। इन्हीं वॉल्यूम को जैसे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और फिर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, जबरदस्ती जो छोड़ने बाहर एक्सेल करने वाला, उस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, है ना। और फिर अगर ये तीन जो है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी, आईआरवी और ईआरवी, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और फिर अगर चारों को जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, टोटल हवा कितना लंग में कितना कैपेसिटी है, तो ये चारों वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। एक और है कैपेसिटी, क्या है, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना, रेसिडुअल से रिलेटेड है, तो क्या क्या होगा इसमें, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो क्या होगा, फंक्शनल
रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में भी देखिए दिया हुआ है ना, ये कैपेसिटी दे यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, मेजरमेंट करने के काम आता है स्पायरोमेट्री के थ्रू। तो ये सब चारों 5 कैपेसिटी जो है आपको, पांचों कैपेसिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, आसान तरीके से। अगर 4 वॉल्यूम आपको याद है, कैपेसिटीज का वैल्यू याद है, तो अब कैपेसिटीज आसानी से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो टीवी और आईआरवी को जोड़ देना है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम दैट कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, है ना, नॉर्मल सांस लेंगे तो उसके बाद कितना एक्सपायर कर सकते हैं हवा, तो वो क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, है ना, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में तो छोड़ देना है, तो उसमें क्या क्या होगा, एंड वाले क्या क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जनरली आपको याद रखना है टाइडल वॉल्यूम ही होता है ना, नॉर्मल क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम ही होते रहता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल हवा सांस लेने में हो रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा क्या बचेगा बताइए, फंक्शन जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, तो यही दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सिमिलरली वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम दैट ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन है ना, जबरदस्ती सांस बाहर छोड़े उसके बाद कितना अंदर सांस ले सकते हैं, तो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, है ना, बाकी सारा इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, चारों को, टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द लंग्स, ऑल 4 वॉल्यूम्स। ठीक है, इसको है ना, ये वाला आप याद रखिएगा, तो इसको आगे पीछे करके भी कोई भी चीज क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे कि टीएलसी क्या, टीएलसी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या कर दिए, तो वाइटल कैपेसिटी हो गया, है ना, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये दोनों है ना, आईसी और एफआरसी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी, इससे भी आ सकता है। तो ये इससे छोटे मोटे प्लस माइनस करके इक्वेशन करके कोई भी क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकता है, तो ये आप बस याद रखिए माइंड में, तो आपको सब कुछ सारा इससे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ग्राफ वाला है ना, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिंपल है ना, बस रेगुलर जो वॉल्यूम जो ऐसे डायग्राम बना हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पायरोमेट्री के थ्रू, तो जो सिंपल जो ग्राफ बना हुआ है, जो जब सबसे ज्यादा आपको जो रिपीट होते हुए दिख रहा है इसमें, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और ये इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाले ग्राफ से ये अलग है। ठीक है, और इसमें एक्सिस याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स किसमें है, वाई एक्स है ना, और इसमें एक्स एक्स पे टाइम है। ठीक है, तो ये आपको आप याद कर सकते हैं ना, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या है, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ लंग फंक्शन। मेजर ऑफ लंग फंक्शन मतलब कि लंग कैसे काम कर रहा है, कितना कैसा सही है नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक स्पायरोमीटर होता है ना, स्पायरोमीटर होता है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो स्पायरोमीटर है, ये कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है ना, तो इसमें डाटा जो भी बताते रहता है कैसा कितना अमाउंट क्या हो रहा है, तो ये पेशेंट्स को करके इसमें इनहेल एक्सहेल करके पता चल जाता है कि कितना लंग काम कर रहा है, कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर, और ये जो टेस्ट है, टेस्ट का क्या नाम है, स्पायरोमेट्री। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन असेसिंग ब्रीदिंग पैटर्न्स दैट आइडेंटिफाई conditions such as asthma, pulmonary fibrosis, cystic fibrosis and COPD। ठीक है, ये सब लंग डिजीजेज है ना। COPD क्या है ना, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर हो जाता है, जो उसको बोलते हैं, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या है, क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, आई होप अभी समय हो गया है, तो ये लेक्चर अब आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। विल रीड अबाउट
एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एल्वेलाई के बारे में जाना है ना, इसके कितने लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, है ना, जैसे कि एल्वेलर एपिथेलियम होता है, उसमें 3 सेल्स होते हैं, टाइप 1 एल्वेलर, टाइप 2 एल्वेलर। टाइप 1 मेनली गैसेस एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होता है, टाइप 2 सर्फेक्टेंट रिलीज करता है लेसिथिन, और एक और सेल होता है जो कि जिसको एल्वेलर मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं या डस्ट सेल। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो लेयर्स है क्या क्या है, अंदर के तरफ से एल्वेलाई वाला एल्वेलर एपिथेलियम, फिर उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इस तरफ से क्या आएगा कैपिलरी, उसका कैपिलरी का यानी कि एंडोथेलियम और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस रहेगा। ठीक है, समटाइम्स ये बोथ बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज भी हो सकते हैं, और एल्वेलाई के अंदर के लेयर पे सर्फेक्टेंट ऑफ कोर्स तो रहेगा ही, और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो लंग का भी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है, और अंदर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज्यादा है तो हवा कहाँ से आएगा, बाहर से अंदर आएगा, जिसके कारण इंस्पिरेशन होगा। तो ये क्रिया, सांस वाला क्रिया को करने के लिए कौन हेल्प करेगा, डायफ्राम। जब जनरली डोम शेप का होता है, डायफ्राम को नीचे लेके जाएगा कौन, ये इनिशिएट करेगा डायफ्राम, डायफ्राम नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ ले जाएंगे, जिसके कारण कि ये थोरैसिक का चेंबर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण साइज इंक्रीज हो गया, प्रेशर घट गया तो हवा बाहर से अंदर आएगा। ओके, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। इसके अलावा फिर पैसिवली क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होगा, बस यही सेम चीज, जो मसल्स है ये आराम से ऐसे रिलैक्स कर जाएंगे, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, जिसके कारण कि वॉल्यूम थोरैसिक चेंबर का घट जाएगा, लंग में का वॉल्यूम भी घट जाएगा, जिससे कि प्रेशर लंग का बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण अंदर से हवा बाहर की तरफ चला जाएगा, तो सांस हम लोग छोड़ेंगे ऐसे, एक्सपायरेशन। तो ये 2 मसल्स याद रखना है, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, कुछ मसल्स इन्वॉल्व है हमारे फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, अगर जोर से अंदर सांस लेते हैं तो एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसका कि स्कैलिन मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और पेक्टोरलिस में माइनर। फिर अगर मसल्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन में भी कुछ मदद करते हैं ना, जोर से सांस छोड़ने में, वो कौन से मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिनके कारण कि और भी ज्यादा डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो जाता है ना, और जिसके कारण कि और वॉल्यूम घट जाता है। इसके कारण वॉल्यूम घट गया तो क्या होगा बताइए, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया है, यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, तो और जोर से बाहर सांस छोड़ेंगे। ठीक है, फिर हमने 4 तरह के वॉल्यूम्स देखा। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल जो सांस लेने छोड़ने कितना होता है 500 ml, और फिर जबरदस्ती जितना सांस छोड़ दिए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अदर देन टाइडल वॉल्यूम होता है, कितना 2500 से 3000। एक्सपिरेटरी क्या हुआ, सिमिलरली फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगर किए तो एडिशनल वॉल्यूम अदर देन टाइडल कितना होता है, ये 1000 से 1100। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इन सब क्रियाक्रम है ना, जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी किए उसके बावजूद कुछ हवा तो लंग में बच ही जाता है, उस हवा को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल, है ना, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ हवा, तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ये 1100 से 1200 ml। ठीक है, फिर ये याद रख लेना है आपको कैपेसिटीज के लिए, बस आपको कोई भी क्वेश्चन वॉल्यूम और कैपेसिटी का याद रहेगा। क्या है, टाइडल वॉल्यूम और IRV को क्या बोलते हैं, IC यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी। चारों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये है ना, ग्राफ भी मेजर होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है, स्पायरोमीटर, और ये फंक्शन टेस्ट किसको बोलते हैं, स्पायरोमेट्री, जो वेरियस तरीके के लंग के डिजीज में काम करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए।
ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, comment and share the video with your friends and subscribe our channel. Thank you so much. Thank you.